ओके, स्टार्ट कर दी है। चलें, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, तो आए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। May Limited's nature of business changed in 2003 such that vehicles that were previously held for use became stock in trade। इन्वेंट्री जो है वो जो हम लोगों ने व्हीकल्स को खुद इस्तेमाल के लिए रखा था, अब हमने 2003 में डिसाइड किया है कि हम उसको बेचेंगे, इन्वेंट्री के तौर पे रिक्लासिफाई कर रहे हैं। अब पीपी के बैलेंसेस हमें दिए हुए। 2001 में जो पीपी था वो 1,20,000 था टोटल, उसमें से मशीनरी थी 70, व्हीकल थी 50,000 की। 2002 में 1 लाख का जो है टोटल पीपी था, उसमें से 60,000 मशीनरी थी और 40,000 थी व्हीकल। इसी तरीके से 2003 में 1,50,000 जो है आपका पीपी था, उसमें से 80 मशीनरी थी, 70 व्हीकल थी। अब आप देखें कि हमने जब रिक्लासिफाई किया है तो हम इसको किस तरीके से शो करेंगे। लेट्स हैव अ लुक हियर। जितने भी आपके जो है क्या कहते हैं पीपी इन्वेंट्री है, जो व्हीकल थी, आप देखेंगे कि मैंने 2001 में इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। मैंने ब्रेकअप इसका दिखा दिया है कि पीपी जो टोटल 1,20 था 2001 में, मैंने बाइफरकेट कर दिया है कि इन्वेंट्री में 50 और पीपी में 70। इसी तरीके से 2002 में भी मैंने व्हीकल्स को इन्वेंट्री में दिखा दिया है, हालांकि मैंने चेंज जो है वो 2003 में किया है। बट जस्ट टू मेंटेन द कंपेरेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट और कंपेरेबिलिटी वाला रूल, मैंने क्या किया है, मैंने पिछले सालों को भी रीस्टेटेड करके दिखा दिया है। और ऊपर मैंने रीस्टेटेड लिख दिया है। क्यों रीस्टेटेड क्यों लिखा है मैंने? ताकि यूजर अगर 2002 की फाइनेंशियल्स खोलेगा तो वो परेशान होगा कि यार उस वक्त तो पीपी आ रहा था 1,20, मगर अभी जब 2003 की फाइनेंशियल है तो उसमें कंपेरेटिव चेंज हो गया है, पीपी आ रहा है 60 2002 का। तो जब वो ऊपर रीस्टेटेड देखेगा तो वो सुकून में आ जाएगा कि अच्छा यार कुछ रीस्टेटमेंट हुई है। और नीचे फिर हम रिक्लासिफिकेशन का एक नोट दे देंगे कि भाई ये हमारा कुछ पीपी था, इसमें से व्हीकल जो है हमने ये डिसाइड किया है कि वो व्हीकल अब इन्वेंट्री के तौर पे इस्तेमाल होंगी। तो नाउ यूजर वुड बी सेटिस्फाइड कि अच्छा यार ये रिक्लासिफिकेशन हुई है, जिसकी वजह से पिछले सालों को भी हम लोगों ने रीस्टेट किया है। वजह क्या थी कि हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज हुआ है। जो व्हीकल्स हैं जो पहले हम खुद के लिए इस्तेमाल करते थे, नाउ वी शैल बी यूजिंग देम फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस। आई होप आपको क्लियर है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अच्छा सर, इसके बाद करंट एंड नॉन करंट एसेट्स के हवाले से, करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। देखें, एक तो नॉर्मली हमने पढ़ा है कि भाई वो एसेट जो आपको विद इन अ ईयर बेनिफिट दें वो करंट कहलाते हैं। बाजुकात ऐसा होता है जो आपने ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए रखे हुए होते हैं, जैसे इन्वेंट्री हो गई। आपको पता है इन्वेंट्री को आप कभी भी नॉन करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो एक एक दो दो साल बाद बिके। जैसे बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग आपने खरीदो फरोख्त के लिए अगर आपने फ्लैट्स वगैरह लिए हैं तो बाजुकात 1-1.5 साल लग जाता है। फर्नीचर होते हैं, या आपने बाजुकात अल्कोहल के बारे में सुना होगा कि जितनी पुरानी होती है उतना ज़्यादा जो है उसके अंदर तासीर ज़्यादा होती है। तो अगर जो है लेट से मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो स्लो मूविंग है, जो एक एक दो दो साल बाद बिकता है, मगर मेरा काम ही उसी का है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि चाहे वो 1 साल बाद बिके, still you would classify that item as a current asset. The reason being you have actually held that item for trading purposes. इसी तरीके से बाजुकात आपके अकाउंट रिसीवेबल या एक अकाउंट पे, क्वेश्चन है सर। सॉरी सर एक क्वेश्चन, जी जी, रिटेंशन जैसे आपकी है वो लॉन्ग टर्म होती है, 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको वो होती है, तो करंट और उसको फिर हम लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे रिसेबल को, करंट रिसेबल और लॉन्ग टर्म रिसेबल एज रिटेंशन रिसेबल। अच्छा मुझे ये बताइए, आपका मेन कोर्स है, यानी इसी से ही मेन आपका जो रेवेन्यू है वो इसी से ही आ रहा होता है, जी इसी से आ रहा होता है, तो मेरे ख्याल से इसको फिर करंट में ही रखना चाहिए आपको। क्योंकि लास्ट दफा ऑडिटर ने हमसे चेंज करवाया था, क्या बोला था? केटीएम जी, कि आप इसको लॉन्ग टर्म में डिफाइन करें कि भाई आपको कब मिलेगी रिटेंशन। कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपका 3 इयर्स का है, 4 इयर्स का है, तो रिटेंशन तो आपको रिकवर होगी प्रोजेक्ट खत्म होने की कोई साल या 2 साल बाद। तो आप इसको करंट में नहीं दिखा सकते, इस पोर्शन को अलग करें, रिटेंशन रिसेबल। आप शायद इनसे इस बात पे ये वाली बात पे ना आप जरा बताइएगा कि IS 1 की जो करंट एसेट्स की डेफिनेशन है वो ये कहती है।
ओके सर, आप उनसे डिबेट कर ठीक सकते है हैं। सर, बाजू का ओके सर, इवन के ऐसा भी होता है, देखें जो है ना, जाहिर सी बात है, ऑडिटर है ना, ऑडिटर की जबान समझता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, आईसीएमए का एक इशू हुआ था, तो अब वो उनकी जबान समझ नहीं रहे थे, जो अपने मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए थे फाइनेंस में, ऑडिटर के ऊपर। तो फिर उन्होंने क्या किया, मुझसे बात करवाई। तो हुआ ये कि फिर उनको समझ में आई बात। तो इवन के आप लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है, बिल्कुल यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। बाज़ ऐसा होता है कि ऑडिटर जो है ना, वो रिजिड होते हैं अपनी बात पे, अनटिल एंड अनलेस राइट, यू आर कोई उनकी उनकी जो है ना, वो पेटी भाई उनको मिल जाए कि वो उनको समझा सके। राइट, हाँ हाँ, राइट, यू आर राइट तो, सर, तो ओके, काफी थैंक ऐसी यू। चीजें होती हैं कि जो है क्या कहते हैं कि हम लोग डिबेट करते हैं, फिर उनको जो है उनकी जबान में ही समझाओ तो वो उनको समझ में आता है, वरना जो है ना, वो बोलते हैं ना, लकीर के फकीर। तो ये एक मिसफॉर्चुनेट है चीज। मगर खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो अगर ओके माना सर, चाहते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप जरूर मुझसे बात करवा दीजिएगा तौसीफ भाई। ठीक, अच्छा जी, ओके, थैंक यू। इसी तरीके से जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है, वो भी आप जो है करंट एसेट्स में ही शो करोगे, अनलेस वो रिस्ट्रिक्टेड हो। फॉर एग्जांपल आपके टीडीआर हो गए, अगर टीडीआर आपने जो है 1 साल से ज्यादा का लिए हुए, तो आपको पता है टीडीआर की खूबसूरती ये है कि वो जो है रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, यू कांट यूज देम फॉर एनीथिंग एल्स। तो उस केस के अंदर जो है, अगर तो रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर तो आप उसको जो है, 1 साल से ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, फिर आप नॉन करंट में दिखाओगे, वरना कैश और कैश इक्विवेलेंट हमेशा करंट में आएंगे। और नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो करंट एसेट्स की डेफिनेशन को पूरा ना करें। तो खैर, मूविंग ऑन, ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हैं। ये मैं चाहूंगा एक दफा अगर आप लोग रन थ्रू कर लें जल्दी से, नीचे भी सॉल्यूशन भी है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं प्लीज। एक दफा आप रीड कर लें तो हम लोग आगे बढ़े। बस 2-3 स्लाइड्स IS1 की और रह गई हैं, फिर हम लोगों का एक इंटरेस्टिंग एरिया में स्टार्ट करवाता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने रन थ्रू कर लिया होगा इस इलस्ट्रेशन को। आगे बढ़े। इन्वेंट्री है, ऑल दो जो है वो क्या कहते हैं, स्लो मूविंग है, अभी नहीं, 2006 में बिकेगी, बट अगेन यू वुड स्टिल क्लासिफाई दैट इन्वेंट्री एज अ करंट एसेट। सिमिलरली जो आपका फिक्स डिपॉजिट है, सेंस ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप फिर इसे जो है नॉन करंट एसेट के तौर पे क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग एरिया। देखिए, करंट लायबिलिटीज जो है, इसको आसान सी जबान में, इस ये बिल्कुल रेप्लिका है करंट एसेट्स का। वो लायबिलिटीज जो आफ्टर 1 ईयर पे ऑफ होनी है, दिस इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी। सही है। अब देखें, आप भी समझते हैं कि करंट और नॉन करंट में दिखाना ना, इसका इम्पैक्ट ऑल तो शायद फाइनेंशियली ना हो, मगर डेट कॉवेनेंट्स और दूसरी चीज़ों पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप लोन या फाइनेंसिंग लेते हो, तो आपका बाकायदा वो करंट रेशियो डिफाइन करते हैं कि भाई करंट रेशियो जो है इतने से कम नहीं होना चाहिए।
तो सर आपको पता है कि जब नॉन करंट करंट लायबिलिटी में आती है, और आपको ये चीज भी बिल्कुल आप लोगों को इल्म होगा कि अगर लेट से मुझे एक लोन जो है वो रीपे करना है 20 सालों में, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तो कोई इंस्टॉलमेंट अगले साल में पे करनी है ना, तो उस अगली इंस्टॉलमेंट को आप करंट में दिखाओगे एज अ करंट मैच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया 20 लाख का एबीसी कंपनी से, एबीसी बैंक से मैंने 20 लाख का लोन लिया है, 4 सालों की उसकी मुद्दत है, और मुझे हर साल 5-5 लाख की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर लेट से 20 लाख का लोन लिया है और आज आप रिपोर्टिंग डेट पर खड़े हो, तो जो अगले 12 महीनों में पे करना है, मतलब नेक्स्ट ईयर पे करना है, उसको तुम करंट में दिखाओ और बाकी 15 लाख को नॉन करंट में दिखाओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लिया है 20 लाख का, 4 सालों में मुझे पे करना है 5-5 लाख रुपए पे करके। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि वो पोर्शन जो अगले 12 महीनों में पे करना है, आप उसको दिखाओ करंट में, और बाकी जो 12 महीने बाद पे करना है उसको दिखाओ नॉन करंट में। आप लोगों को क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन, वो जो करंट पोर्शन है, क्या किसी तरीके से उसको मैं लॉन्ग टर्म में दिखा सकता हूं? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही वो करंट में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो रेशोज हैं वो आउट होंगे। तो स्टैंडर्ड ने बोला है कि हाँ, आप चाहो तो ये जो करंट पोर्शन है 5 लाख का, इसको आप नॉन करंट में दिखा सकते हो, अगर तो ये दो बातें हैं। नंबर वन, द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू रीफाइनेंस और रोल ओवर द ऑब्लिगेशन। भाई एग्रीमेंट जो आपका हुआ है फाइनेंसर के साथ, उसमें रोल ओवर का ऑप्शन दिया हुआ हो, और ये लिखा हुआ हो कि ऑप्शन इनेबल्स अ डिले अंटिल एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी डिले इतना हो कि वो 12 महीनों से बाहर निकल जाए, 12 महीनों की बकेट से बाहर निकल जाए। द ऑप्शन इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी, और ये ऑप्शन जो है वो एंटिटी के पास हो, बैंक के पास ना हो, और एंटिटी का इरादा भी हो कि वो रोल ओवर करेगी। An agreement is obtained before year end that allows repayment of the loan to be delayed beyond 12 months। और ये जो एग्रीमेंट है ये ईयर एंड से पहले हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल, मैंने लोन लिया है 20 लाख का, 5 लाख मुझे अगले साल पे करने हैं, तो स्टैंडर्ड बोलता है देखो एज अ रूल जो है 5 लाख को तुमने करंट में दिखाना है, बाकी 15 को नॉन करंट में। अब मैं चाहता हूँ यार, ड्यू टू सम इश्यूज, ड्यू टू लेवरेजिंग इश्यूज, मैंने बोला 5 लाख को मुझे नॉन करंट में दिखाना है, तो स्टैंडर्ड बोलता है आप इसको नॉन करंट में दिखा सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका एग्रीमेंट भी हुआ ऑलरेडी, जो मेन एग्रीमेंट है मास्टर एग्रीमेंट, उसमें ये चीज लिखी हुई हो कि हाँ यार आप इसको रोल ओवर कर सकते हो, और ईयर एंड से पहले आप रोल ओवर करवा भी लो। अगर तो ये दोनों बातें हैं, तो फिर जो है क्या कहते हैं कि आप अपना ये 5 लाख का जो करंट है उसको आप नॉन करंट में दिखा सकते हो, क्योंकि अब वो अगले 12 महीनों में पे होना ही नहीं है। अब ये बाई बुक अगर मैं चलूं तो थोड़ी सी जो है वो खतरनाक बातें लगती हैं, मगर आप भी समझते हैं कि बैंक को जो है, जाहिर सी बात है, आपको और बैंक को बिजनेस करना है आपस में, बैंक की इनकम उससे जुड़ी हुई है, बैंक का पैसा लगा हुआ है, सही है। तो होता ये है कि आप लोग ईयर एंड के बाद भी जो है वो एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं, या एक मास्टर एग्रीमेंट रिवाइज करवा लेते हैं, सही है ना, और ईयर एंड की बैक डेट के अंदर आप एग्रीमेंट को रोल ओवर का एग्रीमेंट करवा लेते हैं, ये खत्म हो जाता है ये केस। तो ये देखने में इतनी मुश्किल मुश्किल बातें हैं, मगर प्रैक्टिकली अगर तो आपकी बैंक के साथ या फाइनेंसर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अच्छा हसन, अगर तो एग्रीमेंट ईयर एंड के बाद हुआ, बैक डेट में नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो ये फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा और आप इसको करंट में ही दिखाओगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है। ये एक इलस्ट्रेशन है, मैं चाहूंगा कि इसको जल्दी से आप लोग क्विकली देख लें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं, बल्कि ये मैं करवा देता हूँ। A loan of rupees 1 lakh is raised in 2001. This loan is to be repaid in 2 installments. 2005 में 40,000 और 2006 में 60,000 पे करने हैं। An agreement is reached whereby payment of 40,000 need only to be made in 2006। वैसे आइडियली जो है 40,000 पे करने थे 2005 में, मगर हमने एग्रीमेंट कर लिया जिसकी वजह से लोन जो है वो 2006 में पे करना है। Present the loan classified into current and non-current in the SOFP 31 दिसंबर 2004। अब हम 2004 के एंड पर खड़े हैं, अब हमें करंट और नॉन करंट में क्लासिफाई करके बताना है। अज्यूमिंग
ए में एग्रीमेंट साइन हो रहा है 5 जनवरी को, हम खड़े हुए हैं ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2004 की। एग्रीमेंट अगर साइन होता है 5 जनवरी को, तो बताएं 40,000 को करंट में दिखाऊंगा नॉन करंट में दिखाऊंगा? एग्रीमेंट साइन होता है 5 जनवरी को, बताएं 2004 के लिए, करंट में दिखाऊंगा नॉन करंट में दिखाऊंगा? नॉन करंट होना चाहिए सर। करंट में दिखाऊंगा ना, ईयर एंड के बाद एग्रीमेंट हो रहा है ना, अच्छा सर, ठीक है सर, सर सर, हाँ, चार नॉन ठीक एडजस्टिंग है इवेंट है। और बी में कब ठीक दिखाऊंगा, है। बी में किस में दिखाऊंगा? ये 27 करंट में दिसंबर आएगा सर, करंट करंट में आएगा, एग्रीमेंट हो गया ना इस पे साइन। बी में एग्रीमेंट हो गया ना, तो फिर हम इसको नॉन करंट में दिखाएंगे 2004 के लिए। सर एक और चीज छोटी सी ध्यान में आई, जैसे अभी कैश इक्विवेलेंट जो है वो करंट एसेट के अंदर दिखाए जाते हैं, तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात हम इंश्योरेंस पॉलिसीज लिए हुए होते हैं मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी से, स्टेट लाइफ की हो गई, इसकी हो गई, वो 20 साल पे 15 साल पे, मतलब उनका टेन्योर नॉर्मली मोर देन ईयर होता है। तो सर उसको क्या हम करंट में शो करते हैं, करंट में लेके आते हैं, नॉन करंट पे लेके आते हैं इंश्योरेंस एज पॉलिसी तो इंडिविजुअल? आपका एसेट नहीं है ना, वो तो एक तरीके से कंटिजेंट एसेट है, उसका प्रीमियम होता है, वो एक्सपेंस चार्ज होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी तो आपका बुक थोड़ी होता है फाइनेंशियल। नहीं नहीं, जैसे सर एक मैं अपने एक इंडिविजुअल के तौर पे मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंश्योरेंस पॉलिसी हमने, जैसे एक इंडिविजुअल ने ली या किसी कंपनी ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी अपने एम्प्लॉयज की करवाई, तो उसके अंदर जो प्रीमियम मिल रहा होता है उसकी वजह से उसको हम करंट के उसमें ही चार्ज करेंगे ना, करंट एसेट के उसमें ही चार्ज करेंगे ना सर। तो साजिद भाई, यानी मुझे थोड़ा सा आप एक बात बताएं कि दो बातें देखें, अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है इंडिविजुअल के तौर पे, तो अव्वल बात तो ये है कि बीइंग एन इंडिविजुअल आपको आईएफआरएस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आईएफआरएस तो आप पर ठीक, अप्लाई होता नहीं है। ठीक है। और अगर कंपनी के लेवल पर बात करें तो इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपनी सिर्फ प्रीमियम एक्सपेंस बुक करेगी और तो कुछ भी नहीं करेगी। बस बस वो प्रीमियम एक्सपेंस की सूरत में बुक हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ठीक। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिस्टोर्शन है, अगर आप म्यूट कर दें। अच्छा सर, थैंक यू साजिद भाई। अच्छा यार, आपको ये सॉल्यूशन, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। केस ए में चूंकि एग्रीमेंट जो है वो ईयर एंड के बाद हुआ है, रोल ओवर का एग्रीमेंट जो इन इफेक्ट हुआ है, तो आपने करंट में ही दिखा रहे हैं 40 को, और डिस्क्लोजर दे रहे हैं कि भाई चूंकि ईयर एंड के बाद हुआ है तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। और केस 2 में आप जो है उसको सारे के सारे को नॉन करंट में दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये एक और इलस्ट्रेशन है, मैं चाहूंगा जरा आप लोग इसको भी प्लीज देख लें, क्योंकि फाइनेंसिंग वाला केस जो है वो काफी ज्यादा जो है वो आप लोग, आई थिंक माई माइक इज नॉट वर्किंग वेल, शायद क्योंकि बिल्कुल आप मैसेज कर दें, आपका नाम एक्चुअली मैं। असल में नाम जो है ना वो डेल के नाम से मेंशन हो रहा है, बिल्कुल आप क्वेश्चन कर लें प्लीज। लिटिगेशन इश्यूज, जी बिल्कुल। जी फैजान। मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी पार्टिसिपेंट से कि हम लोग, ये एक इलस्ट्रेशन है रीफाइनेंसिंग के हवाले से, तो प्लीज आप लोग जो है ABCD इस पर अपना थोड़ा सा वर्डिक्ट दें, अपना ओपिनियन दें। फैजान जब तक आप प्लीज मुझसे पूछ लें, चैट बॉक्स में भले आप मैसेज करके पूछ लें।
अच्छा जी, अब डू इट नीड टू बी आप कैन डू वी हैव एनी स्टैंडर्ड फॉर डीलिंग विद दीज लिटिगेशन इश्यूज? देखें लिटिगेशन का जो केस है ना वो तो आई स्टडी 7 में डील होता है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब आपके सवाल को ये जरा मैं 1 मिनट शुरू से आपका देखूं। आपने बोला कि आर कंपनी लास्ट ईयर बुक्ड वन इंस्टॉलमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड लोन, ओके, एज करंट इन करंट लायबिलिटी बट वी डिडंट पे इट इन लेटर ईयर। अच्छा, आप लोगों ने पे क्यों नहीं किया, उसकी वजह क्या है? डू इट नीड टू बी रीस्टेटेड इन करंट नॉन करंट लायबिलिटी एंड डू वी हैव एनी स्टैंडर्ड फॉर डीलिंग विद दीज लिटिगेशन इश्यूज? अच्छा देखें फैजान, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपने जो लाइबिलिटी बुक की थी करंट में, तो फिर पे क्यों नहीं की? पहला तो सवाल ये, पेमेंट क्यों नहीं की? बैंक इज नॉट दैट वाई डिडंट पे। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अच्छा बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओके। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो है आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? एग्रीमेंट क्या था? और आप लोगों की क्या प्ली है लोन का? क्योंकि केस होगा ना, देखें होता ये है, मैं आपको 2-3 एक जनरल सिनेरियोस बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर वर्बली मुझसे डिस्कस कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चैट बॉक्स में दायरी सी बात है कि वो बात इतनी डिटेल में समझ में नहीं आती, मैं जनरली आपको बता देता हूँ। देखिए लोन का होता ये है कि बाजू का जो है आपकी ये प्ली होती है कि यार इतना तो लोन मेरा बनता ही नहीं था, सही है। नॉर्मली इंटरेस्ट के केस में ये इशू आता है, बैंक वाला बोलता है नहीं यार आपका तो इतना लोन है। तो फिर आप देखते हैं कि भाई अगर तो ये डिस्प्यूटेड केस है, कैन आई सेंड वॉइस मैसेज एंड व्हाट? हाँ आप भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, नीडी लिमिटेड हैज अ लोन ऑफ 6 लाख पेबल इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। नीडी लिमिटेड का जो लोन है वो 6 लाख का है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पे करना है। मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ मीनवाइल। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू टू बी रीपेड ऑन 30 जून। सर पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 30 जून 2004 को पे करनी है। प्रेजेंट द लोन इन नीडीज SOFP at 31st December 2003 ईयर एंड, अज्यूमिंग दैट द एग्जिस्टिंग लोन एग्रीमेंट। अब हमें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो प्रेजेंट करना है 2003 के, अज्यूमिंग फॉलोइंग। Gives the entity the option to refinance the first installment for a further 7 months and the entity plans to utilize this facility. ए में जो है एंटिटी के पास ऑप्शन है कि वो फर्दर 7 मंथ्स तक जो है वो एक्सटेंड कर सकता है और एंटिटी ए का इरादा है कि वो यूटिलाइज कर लेगी। तो मुझे बताएं कि ये जो 2 लाख रुपए है जो पहली इंस्टॉलमेंट है, अच्छा आप 2003 पे खड़े, आप 2003 के एंड पे खड़े और पहली इंस्टॉलमेंट, अच्छा ये फिर से डिस्टोर्शन शुरू हो गई है। मैंने म्यूट कर दिया, अगर किसी का कोई सवाल है तो भले वो मुझे हैंड रेस करके भले मुझे बता सकते हैं तो मैं म्यूट कर दूंगा। अच्छा पहले केस में जो है, अच्छा आपकी जो लोन की पेमेंट है वो 30 जून की है, आप 7 और महीने तक, मतलब आप 2005 तक डेफर्ड कर सकते हैं 12 महीनों से ज्यादा। तो एक ही केस में जो है आप सारे के सारे को नॉन करंट में दिखा सकते हैं। बी में गिव्स द एंटिटी ऑप्शन टू रीफाइनेंस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर फर्दर 4 मंथ्स, 4 महीनों के लिए फर्दर जो है वो डेफर कर सकते हैं। तो चूंकि वो ईयर जो आपका 30 जून पे करना है, मगर 30 जून से 4 महीने कब होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो चूंकि वो 12 महीनों से ज्यादा नहीं हो रहा, तो इसको आप करंट के तौर पर ही दिखाएंगे, सही है ना, 2 लाख को। C में gives the entity the option to refinance the first installment for a further 7 months, but the entity does not plan to postpone the first installment. Entity का इरादा ही नहीं है, तो इसको नॉन करंट में दिखाने की जरूरत नहीं है। B में gives the bank the option to allow the first installment. सर हमें पता है कि एग्रीमेंट के अंदर जो ऑप्शन होना चाहिए वो एंटिटी के पास होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन जो है वो बैंक के पास है, तो इस केस में भी आप करंट के तौर पर ही दिखाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग क्विकली देख लेते हैं, सही है। इसका सॉल्यूशन अगर आप देख लें प्लीज, सिर्फ केस ए में आप जो है नॉन करंट में दिखाएंगे, बाकी सारे केसेस में आप करंट में दिखाएंगे।
अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग मुझसे कर लें। आई होप आप लोगों को क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग पूछ लें। अच्छा जी, आगे बढ़े। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है ये वाला एरिया कंक्लूड हुआ। अब हम एक एरिया करते हैं IS-41 एग्रीकल्चर पर। अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, IS-41 हम इनको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। अगेन इट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एक स्टैंडर्ड है, क्या कहते हैं,
इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है सबसे पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म है बायोलॉजिकल एसेट्स। सही है, पहले टर्म्स हम देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको किस तरीके से जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हमें इम्बेड करना है। देखें, बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं, पहले तो हम ये समझ लें, कोई भी लिविंग एनिमल या प्लांट वो बायोलॉजिकल एसिड्स की डेफिनेशन में आता है। एनी लिविंग एनिमल और प्लांट दैट्स कॉल्ड बायोलॉजिकल एसिड। सही है। फॉर एग्जाम्पल आजकल तो गाय बकरों का सीजन है, तो दे आर द लिविंग एनिमल्स, दीज आर द बायोलॉजिकल एसिड्स। प्लांट अगेन, अगर कोई डेड प्लांट है या डेड एनिमल है वो बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है? जो भी बायोलॉजिकल एसिड का प्रोड्यूस होता है, जैसे गाय से जो है वो आपका दूध है, तो दूध वुड बी कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर सेब के दरख्त पे सेब लगा हुआ है तो सेब इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और जो दरख्त है दैट वुड बी कॉल्ड बायोलॉजिकल एसिड। सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक टर्म है हार्वेस्ट की। हार्वेस्ट क्या होता है? द पॉइंट आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उसके बायोलॉजिकल एसिड से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, द पॉइंट biological acid and agricultural produce are separated from each other, that point is called point of harvest। सही है। मैंने 3 टर्म्स आपको बताई है, बायोलॉजिकल एसिड, एनी लिविंग प्लांट और एनिमल। नंबर 2 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, any produce from the biological acid is called agricultural produce। और harvest, the point at which agricultural produce gets separated from its biological acid, it's called point of harvest। आई होप आपको क्लियर है, ये 3 टर्म्स आप लोगों को क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अभी हम लोग टर्म पढ़ते हैं, टर्म समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को जो है लॉजिकली बताऊंगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे हमें अप्लाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन? आसान सी चीज, बायोलॉजिकल एसिड में जो भी चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंज, एनी चेंज, आसान सी जबान में, अब वो चेंज ग्रोथ की फॉर्म में भी हो सकता है, वो चेंज डीजेनरेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो चेंज प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन की फॉर्म में भी हो सकता है, जो आपका ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है। सही है। ग्रोथ, जैसे आपको बताए कि जो है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग ईद की एग्जांपल ले लें कि जो है वो जो 2 दांत वाला जो जानवर होता है, हम लोग उसकी कुर्बानी नॉर्मली कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एज के साथ उसकी ग्रोथ होती है, तभी उसके दांत आते हैं। सही है। बाजुकात जो है वो इंसान, जैसे ही आपको बताया कि जैसे ही वो 4 दांत का होता है, तो फिर आप बोलते हैं कि नहीं यार वो गोश्त जो है उसका थोड़ा सा गलने में मसला होता है, तो टेक्निकली दैट्स अ डीजेनरेशन, that's a change due to which there is a degeneration। Production and procreation, that's again breeding the process। So sir, what is biological transformation? Any change in the biological acid resulting in growth or degeneration or production is called a biological transformation। तो हम लोगों ने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, बायोलॉजिकल एसिड, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे। हसन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? आसान सी जबान में सर, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसकी मैनेजमेंट को एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तो जंगल में भी हो रही है, मगर उसको मैनेज अगर आप कर रहे हो, दैट वुड बी कॉल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट क्यों करोगे? या तो फॉर सेल, मैं फॉर एग्जांपल जो है लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट कर रहा हूँ, से मैं फसलें या खेतें उगाए हुए हैं मैं उसकी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। क्यों? ये जो किसान काम कर रहा होता है, ताकि जो है इन खेतों से जो है फॉर एग्जांपल फसल तैयार हो, तो फिर मैं उसको बेचूं, मुझे पैसे मिले। या बाजुकात जो है आप क्या करते हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो आप मैनेजमेंट कर रहे होते हो। सही है। या बाजुकात फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स, ब्रीडिंग के लिए आप जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट कर रहे होते हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे होते हो। तो सर अगेन मैंने 4 से 5 टर्म्स आपको बताई हैं। नंबर 1 इज बायोलॉजिकल एसिड, नंबर 2 इज बायोलॉजिकल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नंबर 3 इज पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, नंबर 4 इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नंबर 5 इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। व्हाट इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी?
मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सवाल प्लीज आप लोग कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अच्छा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर तो कहीं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कसाई का कारोबार, ये जो कसाई, ये जो वन मीट वाले, मुझे बताएं क्या उनका काम जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा? वन मीट वाले जो है उनका काम, क्या काम नहीं सर, इसका उनका तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट मैनेजिंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर परचेजिंग द लाइव स्टॉक एंड दे आर एक्चुअली जो है स्लाउटरिंग देम विद द पर्पस कि वो उनको बेचेंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो है, जो फिश से ओशन पकड़ के जो है आप, ये जो है फिश से ओशंस को जो है वो पकड़ के जो है वो बेचना, मुझे बताएं क्या ये बायो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा? वो भी नहीं नहीं आएगा। सर, ये भी नहीं आना रीजन चाहिए। हाँ। रीजन बीइंग देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली अगर आप लेट से फिश को पकड़ते हो, आप उनकी फिर ब्रीडिंग करते हो, उनकी जो है बाकायदा फार्मिंग करते हो, तो क्या वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगा? यस सर, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आएगा। जहां बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए और उसकी मैनेजमेंट आ जाए, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब अगर कोई सर सवाल, एक चीज ये, हाँ जी सवाल, सर, तो एक चीज ये भी तो पॉसिबल होती है कि कुछ लोग फार्म हाउस रखते हैं और फार्म हाउस के अंदर प्लांटेशन भी हो रही होती है, जैसे गुलाब की प्लांटेशन करते हैं, लेकिन फार्म हाउस की जो एक्स्ट्रा है लैंड है जिसके अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जैसे उन्होंने इसको रेंट आउट कर दिया, पूल वगैरह, और प्लांटेशन जो कह रहे हैं उससे भी तो इनकम जनरेट हो रही है, तो जो इनकम उसकी जनरेट हो रही है वो 41 पे अप्लाई होगी गुलाब के फूल वगैरह अवेश पे। भाई आपकी आवाज जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रही है। मुझे आपकी आधी बात समझ में आई है, प्लांटेशन वाली बात, बाकी बात जो है ना, अगर आप प्लीज मुझे वॉइस नोट कर दें, या एक दफा आप जी थोड़ा मैं कर सा, दूंगा, मैं आपको वॉइस नोट कर दूंगा बाद में आप मुझे जब वॉइस तक। नोट ड्रॉप कर दें, मैं अभी सुन के जवाब दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, हादिया का सवाल है कि सर ग्रोथ और प्रोडक्शन में क्या फर्क है? हादिया फॉर एग्जांपल एज है 1 से 2 साल का हुआ, फॉर एग्जांपल ये गाय की अगर मैं बात करूं, चूंकि बकरा ईद का सीजन है, तो अगर मैं बोलता हूं कि भाई जो है आपका जो जानवर था वो 1 से 2 साल का हुआ, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, उसके पहले दांत नहीं थे, अब दांत आ गए। प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन इट्स एक्चुअली अ ब्रीडिंग का प्रोसेस, सही है ना? इट्स अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू, आई वुड से बेबी, और अ न्यू लाइव स्टॉक, ठीक है ना? दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। ग्रोथ उसी लाइव स्टॉक के अंदर कोई भी चेंज आ रहा हो, प्रोडक्शन इट्स टोटली अ न्यू लाइव स्टॉक। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अवेश भाई का अगर मैसेज आता है तो मैं उनको जवाब देता हूँ। अच्छा, फैजान का भी बिल्कुल अच्छा जी। अब आप याद रखिएगा, IS-41 इज अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के हवाले से जो भी डिस्क्लोजर्स या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो आप IS-41 में डील करेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आपने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, बायोलॉजिकल एसेट्स को आपने कॉस्ट पे रखना है, फेयर वैल्यू पर रखना है, रियलाइजेबल वैल्यू पर रखना है, सर उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो हम IS-41 में देखेंगे। सही है? तो IS-41 के अंदर हम देखते हैं कि सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं, आप उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हो और आप डिस्क्लोजर किस तरीके से जो है वो आप दे रहे होते हो। अच्छा सर, IS-41 का अगर हम स्कोप देखें, जी सवाल प्लीज। सर ये IS-1 का खत्म हो गया या उसी से लिंक्ड है ये? ना ना ना, IS-1 तो खत्म हो गया। IS-1 तो हम लोगों ने वी आर डन, ये नया टॉपिक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर IS-1 से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज मुझसे कर सकते हैं। ओके।
IS 41 पे एक समरी भी आप लोगों के लिए खोल लूं। वैसे आज क्या बारिश की प्रेडिक्शन है या नहीं है? क्योंकि कल रात तक तो थी, फिर सुबह मुझे पता चला कि बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो आज की नहीं है, डेफर हो गई है। इससे सुबह 9 बजे होगी ऑफिस जाते हुए ना, इससे पहले नहीं होगी। सही है। वैसे आज के पूरे दिन में नहीं है। लेट नाइट तो होता है, लेकिन सर अभी तक तो चांस तो नहीं लग रहा, तो धूप निकल आई है थोड़ी बहुत। ओके। मैं 1 मिनट IS 41 की आप लोगों से समरी शेयर कर लूं। अच्छा जी, IS 41 की अगर मैं बात करूं, IS 41 applies to the following when they relate to agricultural activity. It means IS 41 सिर्फ और सिर्फ वहां अप्लाई होगा जहां एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। इट मीन्स अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर एग्जांपल कोई बायोलॉजिकल एसेट आपके पास है भी, मगर उसमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो IS 41 में डील नहीं होगा। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से अगर फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेट करते हैं तो वो उस पर अप्लाई होगा IS 41, एक्सेप्ट फॉर द बियरर प्लांट। सर बियरर प्लांट क्या होते हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा। दीज आर द बायोलॉजिकल एसेट्स, बियरर प्लांट्स आर द बायोलॉजिकल एसेट्स। बस ये IS 41 में डील नहीं होते या IS 16 में डील होते हैं। बियरर प्लांट होते क्या है, वी शैल बी डेलिब्रेटिंग ऑन दिस। सिमिलरली IS 41 जो है अप्लाई होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे भी अप्लाई होता है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक सेब का दरख्त है तो उस पर जब तक सेब लगे हुए हैं दरख्त पर IS 41 उससे उन सेबों पे अप्लाई होगा। द पॉइंट दरख्त से आपने प्लग कर लिया सेब को तो फिर IS 41 अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट है बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड तो उसके ऊपर भी IS 41 अप्लाई होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, IS 41 shall be applicable on following assets when they are related to agricultural activity. Number 1, biological assets except for the bearer plant, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जब तक वो अपने बायोलॉजिकल एसिड से अलग नहीं होता IS 41 अप्लाई होगा। द पॉइंट इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल एसिड तो फिर IS 41 अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ग्रांट है कोई बायोलॉजिकल एसिड से रिलेटेड तो फिर जो है IS 41 उन पर अप्लाई होगा। मैं एक दफा वापस रिपीट कर लेता हूँ IS 41 का स्कोप बीइंग एन इम्पोर्टेंट वन कि सर IS 41 बायोलॉजिकल एसिड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट फॉर बियरर प्लांट, अगर तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। अगर तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते तो चाहे आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, बायोलॉजिकल एसिड हो, IS 41 पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये डेफिनेशंस दी हुई है, ये जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई है ये मैंने आप लोगों को आसान जबान में सब लिखवा दी हैं। बियरर प्लांट हम लोग देखेंगे, मगर उससे पहले जो है मैं क्विकली आप लोगों को बता दूं, हम जरा मेजरमेंट वाले एरियाज पर जाते हैं कि बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो सर ये मैंने एक क्विक समरी है, ये मैंने बनाई हुई है पूरे IS 41 की है। आई डोंट नो मैंने शेयर की हुई या नहीं की हुई, अगर नहीं की हुई तो मैं शेयर भी कर दूंगा। सर सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप कब रिकॉग्नाइज करोगे। तो इसका जवाब ये है कि सर बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उस वक्त रिकॉग्नाइज होंगे जब एंटिटी का कंट्रोल आ जाए। ये एक बेसिक सी जो है आपको पता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है हर एसेट के लिए। ये जो है एक जनरल क्राइटेरिया है कि जब आपका एसेट पर कंट्रोल आ जाए और कोई पास रिकॉर्ड हो। जो इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने वाली है वो ये है, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, इस पर आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड। सर सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे। बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप इनिशियली और सब्सिक्वेंटली किस वैल्यू पर मेजर करोगे। तो सर इसका जवाब ये है कि बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनिशियली और सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे विद द चेंज टू बी चार्ज्ड इन P&L। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ,
मीनवाइल आप लोग सुनते भी रहें और पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पढ़ते भी रहें ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में भी आ जाए। बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इनिशियली डे 1 पे जब आपने खरीदे और सब्सिक्वेंटली एट ईच रिपोर्टिंग डेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे। फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू चल रही है 100 रुपया और उनको बेचने की जो कॉस्ट आएगी वो से है 5 रुपया, तो आप 95 पे मेजर करोगे डे 1 पे और सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू पर मेजर करोगे लेस कॉस्ट टू सेल विद द चेंज बिटवीन द इनिशियल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल टू बी चार्ज्ड इन P&L। मैं एक दफा वापस रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का खुलासा है। अच्छा, हमें ये चीज पता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे IS 41 वहां तक अप्लाई होता है जब तक कि वो सेपरेट नहीं होता पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट से जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे IS 41 अप्लाई नहीं होता। तो सर हम लोगों ने 3-4 बातें आज मोटी मोटी पढ़ी हैं, मैं क्विकली बता देता हूँ IS 41 के हवाले से। IS 41 के अंदर यही चीजें हैं, बस एक बियरर प्लांट की चीज है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा अलोंग विद द प्रैक्टिस। मैं क्विकली रिपीट कर दूं सर, IS 41 जो है इट्स अबाउट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सर कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों ने देखी। नंबर 1 टर्म हमने देखा कि सर बायोलॉजिकल एसिड क्या है, इट्स अ लिविंग प्लांट और एनिमल। फिर हमने देखा कि सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, तो सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी बायोलॉजिकल एसिड का प्रोड्यूस होता है दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल सेब के दरख्त से जो है जो सेब आ रहा है दिस इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ सेब का दरख्त। गाय से अगर दूध आ रहा है तो दूध इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ गाय एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट क्या होता है, दिस इज द पॉइंट एट विच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गेट्स डिटेच्ड और सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल एसिड। फिर हमने पढ़ा कि सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन is a change, it might be the positive one or it might be the negative one. Biological acid, biological transformation, it's a change in biological acid. Sir, what is agricultural activity? Agricultural activity is actually a management of biological transformation. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का मैनेजमेंट है this is called agricultural activity. IS 41 एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसके डिस्क्लोजर्स पे अप्लाई होता है। फिर हमने देखा कि सर IS 41 जो है उसका स्कोप क्या है, ऑल्दो हम लोगों ने सरसरी तौर पे देख लिया था मगर मैंने इसको जरा आप लोगों को बता भी दिया स्टैंडर्ड की वर्डिंग में कि भाई ये बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और गवर्नमेंट ग्रांट पे अप्लाई होता है IS 41 अगर तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं। फिर हमने देखा कि सर बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे, तो हमने बात की कि सर बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करोगे विद द चेंज इन द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल टू बी चार्ज्ड इन P&L। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइव स्टॉक था जिसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी 100 रुपया, तो मैं डे 1 पे 100 रुपए पर रखूंगा। नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट पर उसकी वैल्यू हो जाती है 50 रुपया, 150 रुपया, तो मैं इसको 150 पे रखूंगा विद द चेंज ऑफ ₹50 बिटवीन 100 and 150 टू बी चार्ज्ड इन P&L। तो सर ये हम लोगों ने एग्रीकल्चरल IS 41 एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड के हवाले से हमने पढ़ा। सर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं कि मैं डिटेल में इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस वगैरह कुछ इलस्ट्रेशंस कॉन्सेप्चुअली तो वी आर डन। बियरर प्लांट की डेफिनेशन एक रहती है और फिर मैंने आपको इलस्ट्रेशंस करवानी है, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। अच्छा आपको पता है कि जो है नेक्स्ट वीक जो है वो प्रोबेबली इंशाल्लाह ईद होगी, तो जो है नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं होगी। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मैं सैटरडे को रख सकता हूँ क्लास, जैसा आप लोग बोलें। अगर आप लोग बोलते हैं तो नेक्स्ट वीक में सैटरडे को, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आई बिलीव अनम्यूट किया हुआ भी, म्यूट का आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ भी है। सर ये नेक्स्ट सैटरडे अगर ये मतलब 5 के बाद हो सकती है तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों की ऑफिस होता है सैटरडे। अच्छा हम इसको 6 से 9 रख सकते हैं, आपकी क्या राय, सैटरडे को 6 से 9 रख लें? हाँ मेरे लिए इशू नहीं है सर, बाकी बस ये होगा कि ईद की रात है लीजिएगा, क्योंकि सैटरडे को ना रखे सर ईद की रात काफी मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप पूछ लीजिए जो जमहूरी फैसला बेहतर है।
या आई हैव एन आइडिया, अगर तो आप लोग बोले तो तीसरी ईद को रख लें। ईद की रात मेरे ख्याल से थोड़ा सा गैर मुनासिब हो जाएगा। ईद की तीसरे दिन माइट भी ऑफिस होगा, रिज्यूम हो जाएगा कि गवर्नमेंट हमेशा 2 दिन का ऑफ देती है। नहीं सर, ये ट्यूसडे तक है मेरे ख्याल से, तो ट्यूसडे को हम कर अच्छा, सकते हैं 6 to 9। इफ यू गेट ऑफ, अगर ऑफ मिलता है तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं ईद के तीसरे दिन। या फिर वो मतलब 6 to 9 उसमें थर्सडे में सही रहे। यानी हम ईद के थर्सडे भी रख सकते हैं या फ्राइडे को भी रख सकते हैं, जैसा आप लोग बोले। मेरे सर ख्याल सैटरडे ना रखें, सैटरडे फ्राइडे ना रखें, क्योंकि उसमें काफी हेक्टिक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो क्लोजिंग भी चल रही है, क्योंकि अभी आपका ये मंथ एंड भी हुआ है, बाजू का ईयर एंड भी है। व्हाट आई बिलीव कि अगर हम ईद के थर्ड डे जो है रख लें, क्योंकि मुझे कल नोटिफिकेशन आया है कि संडे मंडे ट्यूसडे ये 3 दिन छुट्टी है, तो सिर्फ आप एक, रख लें सर। तो हम ट्यूसडे को टाइम तय कर लेंगे मेरे हिसाब से। अगर आप बोलें तो सुबह सुबह ही कर लेते हैं, क्योंकि शाम में बातों का जो है वो दावतें होती हैं, तो आप बोलें तो सर सुबह। किसी के छत पे बारबेक्यू के साथ रख लेते हैं। सॉरी। मैं कह रहा हूँ किसी के घर पे छत पे बारबेक्यू के साथ रख सकते हाँ, that's a good option दो। हैं। तो आप लोग, मैं टाइम जो है थर्ड डे हम लोगों का डिसाइड हो गया है प्रिंसिपली। अब मेरे पास 2 टाइम है, यानी मैं तो पूरा दिन अवेलेबल हूँ, आप जब बोलेंगे हम लोग रख सकते हैं। मगर नॉर्मली चूंकि जो है वो दावतें वगैरह होती हैं, तो आप बोलेंगे तो सुबह हम लोग 10 से 2 मिल लेंगे। तो सुबह सुबह ही जो है इतना जो है मेरे ख्याल से जो है वो हब्स भी नहीं होगा। सही है, थर्ड डे में भी वो कुर्बानी का होता है बहुत सारी जगहों पे ना, तो वो फिर कहीं इशू नहीं हो, क्योंकि वो सुबह तक ही टाइम होता है थर्ड डे पे भी। तो हाँ वो शाम के बाद तो फिर भी ये होता है कि उससे फारिग हो जाते हैं, लेकिन वो इस वजह से भी इशू आ सकता है। सही है, मैं 2 स्लॉट्स दे दूंगा, एक सुबह का और एक शाम का, फिर देख लेंगे मेजोरिटी क्या बोलते हैं, फिर अकॉर्डिंगली कर लेंगे। Yes, sir. तो मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आप लोग सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, आपको भी तो खैर मुबारक, क्योंकि बड़े दिन बड़ी रातें हैं, यानी ज़िलहज्जा की फजीलत जो है वो रोज़े की भी बहुत बड़ी फजीलत है, और इसकी रातों की भी जो है शब कदर की रात के बराबर फजीलत है। मैं कल परसों ही एक हदीस पढ़ रहा था, तो आप लोगों से दूसरी दुआओं की दरख्वास्त है, मैं भी आप लोगों को दुआओं में लाजमी याद रखूंगा। तो वंस अगेन दिली ईद मुबारक फ्रॉम माई साइड। तो इंशाल्लाह फिर आपको भी सर मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी सही मुबारक। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये एक क्वेरी थी रिगार्डिंग ये हमारा IS-7 के हवाले से ना। हाँ अच्छा, इसमें सर आपने ये बताए थे कि इसमें जो हम लोग कैश फ्लो के अंदर बेसिकली जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं उसको ऐड बैक करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह हो गई। अच्छा, इसमें एक हमारे यहाँ मैंने एक ऑब्जर्व किया अपनी कैश फ्लो के अंदर, हमारे यहाँ जो अनरियलाइज गेन होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जो हम OCI में लेकर के आते हैं, तो इसको भी वो प्लेस कर रहे हैं वहाँ कैश फ्लो के अंदर, और वो इसको उस एक्टिविटीज़ में, वैसे तो वो इन्वेस्टिंग में आपने जैसे बताया था, लेकिन हमारे उसको ऑपरेटिंग में उसको ऐड कर रहे हैं वो जो अनरियलाइज गेन है। तो क्या ये मतलब स्टैंडर्ड के अगेंस्ट नहीं है, मतलब इसको वहाँ पर दिखाना जो अनरियलाइज गेन है OCI का कैश फ्लो के अंदर? मैं बिल्कुल एक तो ये बात कर लूं, जो अनरियलाइज गेन है ना, अनरियलाइज गेन जी जो है वो अव्वल बात जी, तो ये इट्स अ नॉन कैश आइटम। हाँ बिल्कुल। सही है। और अनरियलाइज गेन जी दो किस्म का हो सकता है, एक तो वो गेन हो सकता है जो OCI के थ्रू राउट हो रहा है, और एक वो गेन हो सकता है हाँ, जो, OCI वाला है ना, तो देखिए OCI वाला। OCI वाला जो गेन है ना वो तो आना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह है, एक तो ये जी है नॉन कैश आइटम, और जो आप जी, प्रॉफिट उठा रहे हैं PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें तो उस हाँ रियलाइज गेन का इम्पैक्ट, वो इंक्लूड नहीं, नहीं है इंक्लूड। हाँ, तो उसको तो आना ही नहीं चाहिए अनरियलाइज गेन को। ठीक है। अगर तो वो PNL वाला होता ना, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अनरियलाइज गेन होता, तो वो PBT में से माइनस होता, प्लस नहीं होता। अच्छा, तो वो वहां पर वो जो सरप्लस है PP वाला, वो तो हम इसको उसको तो इसमें मतलब आ सकता है, कैश फ्लो के अंदर नहीं, वो प्रेजेंट भी हो नहीं सकता है आएगा, ना ये? रिवैल्यूएशन सरप्लस भी नहीं आएगा, क्योंकि वो OCI वाला है, और OCI का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। ठीक है, वो तो नहीं दिखा रहे, वो तो सही है। लेकिन ये जो OCI वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट का है, ये अनरियलाइज गेन उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो नहीं आना मुझे चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं अगेंस्ट आना लग चाहिए। रहा था
क्योंकि इसमें एक चीज और थी कि IFRS 9 तो शायद वो हमारा वो इसमें नहीं है, लेकिन उसमें आपने थोड़ी बहुत हिंट दिए थे उसके। तो उसमें एक ऐसी ट्रीटमेंट है इसकी कि IFRS 9 के अंदर कि हम लोग कुछ जो इक्विटीज जो शेयर्स हैं उसको हम लोग बेसिकली हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। तो उसके अंदर वो थ्रू PNL उसको हम उसकी जो भी उसका जो गेन है या लॉस है वो थ्रू PNL हम उसको करेंगे। तो वो वाले का तो कैश फ्लो आ जाएगा, क्योंकि वो आपने जैसे बताया। अब अगर जो उसके अलावा है अवेलेबल फॉर सेल है, तो उसके अंदर हम OCI में जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, उसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, तो इसमें कोई बाइफर्गेशन करके कर सकते हैं, जैसे कुछ इक्विटीज हमारे अगर हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी जी, आप बोलिए। भाई मेरे ख्याल से, हाँ फैजान आप बोले। हेलो। हाँ मैं सुन रहा जी। हूँ। तो इसमें मतलब हम बाइफरगेट करके कर सकते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दोनों चीजों में रख लें, कि मतलब कुछ हिस्सा जो हम देख रहे हैं या कुछ स्क्रिप्ट ऐसी देख रहे हैं जो हमारी रेगुलर सेल हो रही है, तो उसको फिर ट्रेडिंग में रखते हैं, जो हमारा उसका पोर्शन हो जाए, और PNL पे के थ्रू वो निकल रहा उसका लॉस और गेन जो फेयर वैल्यू का है, और जो कुछ हिस्सा है वो OCI में आ रहा हो। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है? ठीक है, ऐसी हम कर सकते हैं अगर तीन आप सेगमेंट उसको ब्रेक करके? फैजान अगर आप IFRS 9 देखें ना, तो IFRS 9 में बाकायदा उसने बताया हुआ है कि आप, इट जी डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जांपल आपके पास जी कंपनी ए के शेयर्स हैं और कंपनी बी के भी शेयर्स हैं। कंपनी ए के हवाले से जी आपका आपका जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि आप उसको बेचेंगे नहीं। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि कंपनी ए के जो शेयर्स हैं उनको आप फेयर वैल्यू जी थ्रू OCI पे रख सकते हो, जिसको आप AFS बोल रहे हैं। और कंपनी बी के हवाले से आपका ठीक है। बिजनेस मॉडल है कि आप उसकी ट्रेडिंग करेंगे, तो आप उसको हेल्प फॉर जी ट्रेडिंग कर सकते हो, बिल्कुल बाइफरकेट कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकती है इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज ऐसी थी कि हमारे एक चीज ये है कि हमारी बेसिकली तो टेक्सटाइल की ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन प्रिंसिपल एक्टिविटी वही है। लेकिन हमारे यहाँ हम कैश फ्लो में इसको ऑपरेटिंग, इसका जो भी इससे रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज है, हम उसको ऑपरेटिंग में दिखा रहे हैं। तो ये कैश फ्लो पे मतलब अगर इसके हवाले से देखा जाए, आपने कहा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए। तो मैंने वहां पर ये चीज एक देखा है इसके अंदर। तो मतलब ऑडिटर ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। जैसे मैंने आपको OCI का भी बताया कि OCI का जो अनरियलाइज गेन है वो भी वहां पर आया हुआ है। तो मतलब इसको अगर हम इन्वेस्टिंग में कराएं तो ये ज्यादा प्रॉपर रहेगा ना, ये ज्यादा क्योंकि बेहतर, हमारी ज्यादा ऑपरेटिंग। बेहतर, ज्यादा बेहतर है। टेक्सटाइल का काम जो इन्वेस्टमेंट करना नहीं है ना, वो उसकी बाई जी। प्रोडक्ट हो सकती है, एक तरीके से अदर देन मेन कोर्स हो सकता है। ठीक है अच्छा, तो सर, इसके इसके अलावा जैसे आज आप IAS 1 में बता रहे थे करंट एसेट्स के हवाले से, तो यही इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, इसको अगर हम जो जैसे आपने बताया कि AFS वाली है और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाली है, तो इसमें जो अवेलेबल फॉर सेल है, जो जो फिर जाके PNL के थ्रू निकल रहा है, तो नहीं, उसको OCI, उन OCI के इक्विटीज को थ्रू, हम। AFS OCI के थ्रू होगी। अच्छा, OCI के थ्रू होगी, तो ये फिर हमारी नॉन करंट होनी चाहिए हमारी, जो वहां हम क्लासीफाई इसको वहां पे जो हम प्रेजेंट करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो नॉन करंट में ही दिखाएंगे उसको। बिल्कुल, AFS वाली को नॉन करंट में दिखाएंगे और हेल्प फॉर ट्रेडिंग वाली को जो है हम लोग करंट में दिखाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम उसको इसको करंट एसेट्स में दिखा रहे हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम लोग OCI के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये गलत होगा ना फिर। हाँ अगर हम उसको करंट एसेट में दिखा रहे हैं और बाद में OCI से उसको OCI में उसका अनरियलाइज गेन ले जा रहे हैं, तो ये भी फिर इसमें स्टैंडर्ड के अगेंस्ट हो गया ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक चीज और आपसे, वो तो खैर बाकी चीजों का तो मैं पूछ लूंगा, अभी जो मैंने बैंक का एक लाइबिलिटी का आपसे पूछा, तो इसमें इसमें क्या मतलब, वो जो हमने लास्ट ईयर हमने अपनी वो लाइबिलिटी का एक पोर्शन दिखा दिया अपने लॉयर के कहने पे कि हमारा ये सेटलमेंट इस पे पहुंचा है कि हमें ये इतना पोर्शन पे ऑफ करना चाहिए इनको।
तो वो अगर हमने वो लास्ट ईयर उसको दिखा दिया वहां पर अपनी लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में, और पे नहीं किया है, तो अब उसको क्या इस ईयर उसको कैसे हम उसको प्रेजेंट करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है उस पे? अच्छा देखें, मेरे ख्याल से ये डिस्प्यूटेड केस है। जितना आपका पे जी होना था ना करंट के तौर पे, उसको करंट में ही आप रहने दें। ठीक है। ठीक है, उसको ना छेड़ें। उसकी वजह ये है कि फिर जो है वो कोर्ट जो है ना, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा होगा ना, आई बिलीव। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो तो कोर्ट, इस साल फिर हम वो जो लास्ट ईयर की करंट वो थी वो भी ऐड करके इस साल दिखाएंगे, या सिर्फ करंट इस साल की जो इंस्टॉलमेंट बनती है वही दिखाएं हम करंट के अंदर, और जो पिछली पे नहीं किए उसको ऐड हो जाना चाहिए, इसके एक्यूमुलेटिव वैल्यू आ जानी चाहिए, या सिर्फ हम इसी साल का दिखाएं और वो पिछले वाले को क्या उसको कैसे ट्रीट करें फिर, अच्छा बाई बाई जो लॉ अनपेड है लाइबिलिटी? एग्रीमेंट जो है आपका, क्या एग्रीमेंट हुआ था, कब पे करना है उसे? सर इसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसमें मतलब इस तरीके से हुआ इनका कि जो बेसिकली हमें लॉयर ने आकर के बताया कि भाई आपके साथ ये हमें कोर्ट ने हमें इस तरह का फैसला दे दिया है। अब वो सामने वाला बैंक ने इसको मानने से मना कर दिया ना, उसने कहा कि मैं इसको मानता नहीं हूँ, मैं आगे जाऊंगा कोर्ट में इसके ऊपर। आप लोग मानते तो हैं? हमारी मैनेजमेंट ने उसको हमारे लिए क्योंकि बेनिफिशियल था, तो उन्होंने इसको कहा हम मानते हैं इसको, तो इसीलिए बस हमने एक उसको जो करंट जो बुक कर लिया फैसला है अपने पास उसके कि हम हिसाब इतनी से आप इंस्टॉलमेंट अकाउंट को, देंगे। जो फैसला है उसके हिसाब से आप अकाउंट फॉर कर लें। इन माई हम्बल व्यू, जो करंट लाइबिलिटीज हाँ में आना चाहिए, चाहे आपने पे किया हो या ना किया, उसको करंट लाइबिलिटीज में दिखाएं, ताकि कल कला कोर्ट में अगर ये बात हो तो आप ये हाँ बता सकेंगे भाई देखें वी आर रेडी टू पे, हमने तो इसको करंट में बाइफरकेट किया हुआ है। आपकी अजर्शन भी आ जाएगी कोर्ट के सामने। हाँ, मतलब वो जो लास्ट ईयर जो उन्होंने एक्सेप्ट करने से हमारा चेक मतलब एक्सेप्ट नहीं किया ना, हमने तो करंट लायबिलिटी में दिखा के उनको ऑफर की, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अनपेड में आ गया। तो वो लायबिलिटी पिछले साल वाली इंस्टॉलमेंट और इस साल वाली इंस्टॉलमेंट हम लोग सम अप करके वो करंट लायबिलिटी में यस बिल्कुल ऐसा है, दिखाएंगे, बिल्कुल ये ऐसा, चीज आप कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह ये, आपकी अजर्शन तो यही है ना, वो मांगेगा, वो सही हो जाएगा तो आप पे ऑफ कर देंगे। तो यू आर रेडी टू पे, तो आप उसको करंट में ही दिखाएं। आप अपनी एजर्शन से क्यों डेविएट हो रहे हैं? ठीक है, मतलब उसको करंट में चाहिए, फिर मैं इसको समझ गया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चले, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।